हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट, और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिटिंग ऑफ पैराबोला एंड फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। तो आज के लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमें तीन चीज पढ़नी है, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला और फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। अब लेकिन ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट नहीं होगा। देखिए हम आज ये दोनों पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आज ये जो हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग का ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा? क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की फिटिंग आपको बताई थी कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है ए प्लस बी एक्स, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ये स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन वहां पर दी हुई थी और हमने वहां पर डेटा इसमें क्या किया था, फिट किया था। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से आज मैं आपको सेकंड डिग्री पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें हम डेटा को फिट करेंगे, है ना। और एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल कर्व का स्टैंडर्ड कर्व होता है वहां पर हम डेटा को फिट करेंगे। लेकिन यहां पर हमारे इतना करने के बाद भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच जाते हैं। देखिए क्यों बच जाते हैं? इसलिए बच जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे कर्व होंगे जो स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं देगा लेकिन वो बाद में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर्व फिटिंग के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको हो सकता है डायरेक्ट देखने पर ऐसा लगे कि वो स्ट्रेट लाइन का नहीं है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भी आएंगे, सेकंड डिग्री पैराबोला का क्वेश्चन भी आएगा और एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन भी आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा कर्व फिटिंग का होगा और इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, अभी आपको मैं बेसिक पार्ट बता रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड है वो कैसे सॉल्व होता है। बात समझ में आ रही? और ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दोनों बहुत आसान थे। आज के लेक्चर में भी हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों ही आसान होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगेन सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, बस आपको कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चाहे पैराबोला हो या एक्सपोनेंशियल कर्व हो, कुछ भी हो, अगर आपको कर्व फिटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होगी। जैसे यहां पर अगर आपको स्ट्रेट लाइन में डेटा फिट करना है तो स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड डिग्री पैराबोला में अगर आपको डेटा को फिक्स करना है तो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल में फिक्स करना है तो आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। या तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना आता है तो मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। देखिए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हम क्या करते थे? स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम मान के चलते थे ए प्लस बी एक्स, ये हमारी इक्वेशन होती थी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखते थे, नॉर्मल इक्वेशंस। देखिए नॉर्मल इक्वेशंस को लिखने का तरीका क्या है? आपको अगर नॉर्मल इक्वेशन को लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा तो फिर आपके पास चाहे कोई भी कर्व आ जाए, बस आपको क्या करना, उसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है और नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसकी हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है
देखो सबसे पहले तो कितनी नॉर्मल इक्वेशन होंगी, तो इसके अंदर जितने कांस्टेंट है उतनी नॉर्मल इक्वेशन होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो कांस्टेंट है ए और बी, तो स्ट्रेट लाइन के लिए दो नॉर्मल इक्वेशन लिखी जाती है। कैसे लिखी जाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए दो कांस्टेंट है, दो नॉर्मल इक्वेशन आएंगे, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला जो कांस्टेंट है ए, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है और बी के साथ एक वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका दोनों तरफ आपको समेशन ले लेना एज इट इज। मतलब ये जैसी इक्वेशन है वैसे की वैसे ही आप क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन लगा देंगे। तो लेफ्ट में आ जाएगा समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन ए प्लस, अब यहां पर समेशन बी एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। कैसे, देखो ये समेशन वाई हो जाएगा, यहां पर ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जब ए बाहर आएगा तो यहां पर बचेगा समेशन वन और यहां पर बी बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा समेशन एक्स और समेशन वाई। देखिए समेशन वन की वैल्यू कितनी होती है एन, तो यहां पर हो जाएगा एन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, इसकी नॉर्मल इक्वेशन हो गई। तो देखो कितना आसान है नॉर्मल इक्वेशन लिखना, दोनों तरफ समेशन ले लीजिए नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। बस यहां पर ध्यान रखना जहां पर कांस्टेंट होगा, जहां पर कांस्टेंट होगा वहां पर n मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गई इसकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, आप इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पर क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें पता कैसे चलेगा। अब जरा ध्यान दो, देखो यहां पर इस कांस्टेंट के साथ कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने दोनों तरफ ऐसे ही समेशन ले लिया, कुछ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। एक बार इस कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। देखो अगर इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता ना तो हम पहले उससे मल्टीप्लाई करते और उसके बाद समेशन लेते, क्योंकि यहां पर a के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए हमने एज इट इज इक्वेशन का समेशन ले लिया। यहां पर b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हमने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद हमने इसका समेशन लेंगे। तो अब इसका समेशन लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई, ध्यान दीजिए समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, समेशन एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल इक्वेशन को लिखना कितना आसान है। बात समझ में आ रही है, नॉर्मल इक्वेशन को लिखना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको जैसा मैंने बताया बस वैसा ही आपको करना है, ठीक है ना। तो कल तक हम कर्व फिटिंग को अच्छे से सीख लेंगे, चाहे कोई भी कर्व आ जाए, चाहे कोई भी कर्व आ जाए, स्ट्रेट लाइन का आ जाए, सेकंड डिग्री पैराबोला का आ जाए, एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाए, स्टैंडर्ड हो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड नहीं भी है तो भी हम उसकी नॉर्मल इक्वेशन आसानी के साथ क्या करेंगे, लिख सकते हैं। चलिए तो फिलहाल तो हमें आज क्या पढ़ना है, फिलहाल अभी उस पर फोकस करते हैं जो हमें आज पढ़ना है, फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखूंगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है पैराबोला की उसको मैं यहां पर लिखूंगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक्चुअल में जो हमने यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वही तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम एक्चुअल में अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को बाद में लिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को पहले लिख रहे हैं, भाई इतना अंतर है। बात समझ में आ रही ना, मतलब आप यहाँ पर जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे और जिसकी डिग्री कम होगी उसको पहले लिखेंगे, इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें क्या करना है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। इसकी नॉर्मल इक्वेशन में यहां पर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। नॉर्मल इक्वेशन, देखिए आपको सभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन सेकंड डिग्री के होंगे, यानी कि देखिए ये सेकंड डिग्री पैराबोला है, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास सेकंड डिग्री की आ जाएगी तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। देखिए नॉर्मल इक्वेशन, तो मैं यहां पर नॉर्मल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। नॉर्मल इक्वेशन देखिए
अब सबसे पहले यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। देखो इसके अंदर कितने कांस्टेंट है, 1 2 3, तो 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी क्योंकि 3 कांस्टेंट है। अच्छा पहले वाला जो कांस्टेंट है, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में एज इट इज समेशन ले लेंगे। तो देखिए अगर आप समेशन लेंगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, समेशन y इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप समेशन लगाएंगे तो समेशन a बन जाएगा, और आपको मालूम है समेशन a एन ए के बराबर होता है। तो यहां पर इसकी जगह पर हम लिखेंगे एन ए प्लस ये बी एक्स है, तो b तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा समेशन x प्लस c तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, ये हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है। अब बनाएंगे सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। क्या करेंगे, अब यहां पर देखो b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x, तो आप एक काम करो इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब आ जाएगा। और अब इसका दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर, है ना, और सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो सी बाहर आ जाएगा समेशन एक्स क्यूब। देखिए कितनी आसानी के साथ हम नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, अब क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन आएंगे, तो अब इसको देखो c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक काम करो पूरी इक्वेशन को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4, अब दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, समेशन एक्स क्यूब प्लस सी कांस्टेंट है बाहर आएगा, और समेशन एक्स की पावर 4। तो हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, एंड दिस इज द थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तो दीज आर नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। तो अगर आपके पास सेकंड डिग्री का पैराबोला है तो इस तरीके से आप उसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और समझाना चाहता हूं, हालांकि ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। देखो अगर मान लो मैं यहां से इस ए को हटा दूं सपोज, तो अभी भी तो ये सेकंड डिग्री का ही पैराबोला है, और इसमें से एक कांस्टेंट कम हो गया, px प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी? भाई सीधी सी बात है, 2 ही कांस्टेंट है इसके अंदर तो 2 बनेंगी, लेकिन यहां पर तो 3 नॉर्मल इक्वेशन है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन को हटाऊं मैं, है ना। भाई 3 नहीं बनेंगी, 2 ही बनेंगी। तो अब जरा ध्यान देना, देखो पहला कांस्टेंट है b और उसके साथ हो रहा है x मल्टीप्लाई, तो आप जो पहली नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे उस नॉर्मल इक्वेशन वो बनेगी तब जब आप इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये पहली वाली नॉर्मल इक्वेशन इस केस में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? और अगले लेक्चर में समझ में आएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम सभी तरह की इक्वेशंस को लेंगे, ठीक है ना। ऐसे यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस bx को हटा दूं, सपोज मान लीजिए इस bx को मैंने यहां से हटा दिया इस तरह से, और केवल बचा a प्लस सी एक्स स्क्वायर, अभी भी ये पैराबोला है, तो अब क्या होगा, अब ये बीच वाली इक्वेशन हट जाएगी। क्यों? पहली वाली तो आएगी क्योंकि यहाँ पर a है, और इसके लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी, ये बीच वाली हट जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि नॉर्मल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर्व फिटिंग का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फिट और सेकंड डिग्री पैराबोला इन द फॉलोइंग डेटा। आपको सेकंड डिग्री पैराबोला को इस डेटा में क्या करना है, फिट करना है। तो देखो यहां पर पैराबोला की इक्वेशन तो दी नहीं गई, तो जब इक्वेशन नहीं दी गई है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे, है ना, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला, या केवल मैंने लिख दिया यहां पर पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फाइनल आंसर में देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर यही होगा, बस हमें यहां पर ए बी सी को कैलकुलेट करना है इस गिवन डेटा से। जब हमारा एबीसी कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो मेथड है उसका नाम क्या है, कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, है ना। अब हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर हमारे मेथड का नाम लीस्ट स्क्वायर है, लेकिन हम इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को लगा कहाँ रहे हैं, कहीं दिखाई तो नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअल में जो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पर मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये नॉर्मल इक्वेशन आपको मैंने बनाना सिखाया है, ये डेरिवेशन नहीं है नॉर्मल इक्वेशन का। बात समझ में आ रही? एक्चुअल में इन नॉर्मल इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। बात समझ में आ गई? तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, ये कहां पर यूज होता है, इनके डेरिवेशन में यूज होता है। यानी कि ये नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव हुई है, इनको ड्राइव करने के लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज होता है, इसीलिए हम कहते हैं कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो नॉर्मल इक्वेशन आई है, इनको ड्राइव करने में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज होता है। क्लियर है? लेकिन डेरिवेशन क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं कराए। बस आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आपके पास कोई भी कर्व आ जाए, किसी भी तरह का कर्व आ जाए, सबकी नॉर्मल इक्वेशन आप बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर के बाद, क्योंकि अभी मैंने सारी नहीं बताई आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हर तरह के कर्व की नॉर्मल इक्वेशन बनाना हम सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन, देखिए पैराबोला का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतना जो ये काम मैंने यहां पर किया है, ये काम आपको सभी क्वेश्चन के अंदर करना है। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं नॉर्मल इक्वेशन। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन y इज इक्वल टू, यहां पर एन ए आ जाएगा प्लस बी बाहर आएगा, समेशन x प्लस सी बाहर आएगा और समेशन x स्क्वायर। ये हमारी हो गई फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, लेकिन इसका इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये 2। आगे देखिए नेक्स्ट, अब इसको क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए क्या बनेगा, समेशन xy, यहां पर a बाहर आ जाएगा, समेशन x प्लस ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो b बाहर आएगा, समेशन x स्क्वायर प्लस c बाहर आएगा और समेशन x क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, समेशन x स्क्वायर y, समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a बाहर आएगा, समेशन x स्क्वायर प्लस b समेशन x क्यूब प्लस c समेशन x की पावर 4। तो हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये तीनों हमारी होगी नॉर्मल इक्वेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ये जो n है, इस n की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए n होता है नंबर ऑफ डेटा, आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर n की वैल्यू हो जाती है 5। ठीक है, अब आगे देखिए अब क्या करना है ना, ये सब काम तो हमने कर लिया। ठीक है, देखो इसमें जो 3 नॉर्मल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, नॉर्मल इक्वेशन का यूज क्या है, ये जो हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं, इन नॉर्मल इक्वेशन का यूज क्या है, तो जरा ध्यान से समझिए। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से, देखो यहां पर 3 ही कांस्टेंट है एबीसी और 3 ही आपके पास इक्वेशन है, तो सीधी सी बात है 3 इक्वेशन है, 3 ही कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन को अगर हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। और ध्यान रहे कि आपको लग रहा होगा इक्वेशन बड़ी बड़ी है, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सारा काम कैलकुलेटर से होगा, इक्वेशन आपकी कैलकुलेटर से ही सॉल्व होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अब हम
इन इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड डेटा उसको फाइंड करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, आपको समेशन वाई चाहिए, आपको समेशन एक्स चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन एक्स वाई भी चाहिए, यहां समेशन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, मतलब ये सारे के सारे समेशन आपको फाइंड करने होंगे टेबल से। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको एक्स और वाई दिया है, तो पहले कॉलम में एक्स लिखिए, दूसरे में वाई। तो मैं यहां पर एक्स लिख रहा हूं, क्या है एक्स में देखिए जरा, 0, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, ये डेटा आपको गिवन है ना। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी है, 1, यहां पर कितनी है 4, 2 के बाद 10, 3 17 और 4 के बाद 30, ये डेटा आपको गिवन है। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए हमें समेशन एक्स चाहिए, समेशन एक्स, समेशन एक्स का मतलब क्या है कि यहां पर जितनी भी एक्स की वैल्यू है सबको ऐड कर दो, वही समेशन एक्स होगा आपके पास। तो यहां पर अगर मैं समेशन एक्स को कैलकुलेट करता हूं तो समेशन एक्स इनका एडिशन आएगा, कितना आएगा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, समेशन एक्स की वैल्यू आ गई 10। इस 10 को उठा के हम कहा, ये जितनी भी वैल्यू मैं यहां पर फाइंड करूंगा सबको यहां पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो हमें समेशन वाई भी चाहिए, तो वाई वाले कॉलम को ऐड कर दीजिए, तो आपको समेशन वाई मिल जाएगा। तो इस कॉलम को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 15 और 17 32 और प्लस 30 62 आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका कॉलम का एडिशन, 62 की, देखिए 30 17 47 57 और 61 एंड 62। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हमने समेशन एक्स निकाल लिया, समेशन वाई निकाल लिया, समेशन वाई और समेशन एक्स आ गया। अब यहां पर समेशन का एक्स स्क्वायर भी है, तो आप एक काम करिए, पहले यहां पर हम, अच्छा समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को निकालने से पहले एक काम करते हैं, समेशन एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। तो देखो समेशन एक्स वाई कैसे आएगा, जब आप पहले एक्स वाई निकालेंगे तब उसको ऐड करेंगे। तो आप पहले एक्स वाई निकालिए, बाद में उसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर समेशन एक्स वाई आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 17 51 और 4 इंटू 30 120, ये आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, समेशन एक्स वाई। देखिए कितना आ रहा है, यहां पर देखो 120, 171, 191 और 4 195 आ रहा है, 195। आगे बढ़ते हैं, तो समेशन वाई आ गया, समेशन एक्स आ गया, समेशन एक्स वाई भी आ गया। अब समेशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं, उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए पहले, तो ये रहा एक्स, इसका स्क्वायर करो, इस कॉलम में लिख दीजिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर इस पूरे कॉलम को आप ऐड कर देंगे तो आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ऐड करिए, 16 प्लस 9 25 और 5 30, 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया, अब क्या निकालें, तो समेशन एक्स स्क्वायर को आने के बाद अब हम निकाल लेते हैं समेशन एक्स क्यूब। तो उसके लिए हमें पहले एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, तो अब इस कॉलम का क्यूब करेंगे, तो 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 9 आ जाएगा, 4 का क्यूब, सॉरी क्यूब करना था, है ना, तो 2 का क्यूब तो 8 है, लेकिन 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब 64। इन सबको ऐड कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, 64 और 8 72, है ना, और 73 और 27 100, ये आ गया आपके पास 100। तो समेशन एक्स क्यूब इक्वल टू 100। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब के बाद एक्स 4 भी निकाल लेते हैं यहां पर, तो एक्स की पावर 4 भी हमें चाहिए क्योंकि समेशन एक्स 4 चाहिए। अब हमें इसकी पावर 4 करनी है, तो 0 की पावर 4 0 आएगी, 1 की पावर 4 1 आएगा, है ना, उसके बाद 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 4 तो ये आएगा 256। अब इन सबको भी ऐड करना है, देखो कितना आएगा, 17 और 81, 17 और 81 कितना हो जाएगा, 98
और 98 में 256 को ऐड कर दें तो ये बनेगा 354। तो समेशन x की पावर 4 इज इक्वल टू 354। तो ये हमारे पास आ गया समेशन x की पावर 4। अब क्या बचा, देखो हमने सब निकाल लिया, एक ये बचा है एक्स स्क्वायर वाई का समेशन। तो उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉलम है और ये वाई का कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, है ना, 1 इंटू 4 4 आएगा, 8 इंटू 10 80 आएगा। सही लिखा, स्क्वायर इधर है, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 10 40 आएगा, यहां पर आएगा 40। 9 देखिए यहां पर 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 153, 17 इंटू 9। उसके बाद यहां पर 30 इंटू 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 16 480। और इन सबको अब क्या करेंगे, ऐड करें। तो देखिए कितना आएगा ऐड करके, चलिए कैलकुलेटर से कर लेते हैं अब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 प्लस 153 प्लस 44, तो 677 ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये आपको यहां तक सब कुछ कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना क्या है, देखो इन सारी वैल्यूज को उठा के इन तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे 2 3 4 में। तो अब हम चलते हैं आगे और इन सबको कर लेते हैं पुट। देखिए ना पुट, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में आपको समेशन एक्स पुट करना है, समेशन एक्स स्क्वायर पुट करना है, एन पुट करना है और समेशन वाई पुट करना है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, सीधे एक ही बार में लिख देता हूं, पुट these values, put these values in कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, इन 2 3 एंड 4, इन इक्वेशन 2,3 एंड 4। इन तीनों इक्वेशन में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको यहां से सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए जरा समेशन वाई कितना है, पहले मैं ये पुट करता हूं, एन कितना है 5, तो मैं ये वाली साइड पहले लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड वाली, तो 5a, तो यहां पर आएगा हमारे पास 5a, जरा ध्यान दीजिएगा 5a प्लस, देखो n की जगह 5 पुट कर दिया 5a आ गया, प्लस b समेशन x कितना 10, तो ये हो जाएगा 10b प्लस, उसके बाद है c समेशन एक्स स्क्वायर कितना 30, तो ये बन जाएगा 30c इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने देखिए ये वाली साइड पहले लिखी है, इसको मैंने बाद में लिखा, इक्वल टू दूसरी साइड में, समेशन वाई कितना 62, तो इक्वल टू में आएगा 62। और आगे बढ़ते हैं नाउ, अब इसमें पुट करते हैं, सबसे पहले समेशन एक्स वाई 195, लेकिन इसको हम राइट में रखेंगे, समेशन एक्स 10, तो ये आ गया 10a, कितना आ गया 10a प्लस, उसके बाद यहां पर आ जाइए समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 30, तो ये 30b बनेगा, 30b प्लस, आगे बढ़ते हैं समेशन एक्स क्यूब कितना है 100, तो ये आएगा 100c इज इक्वल टू, अब देखो समेशन एक्स वाई कितना है, समेशन एक्स वाई है 195, तो इक्वल टू में आएगा 195। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना आसान हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन समेशन, इसको देखो पहले, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 30 है, तो ये 30a बनेगा, क्या बनेगा 30a प्लस, उसके बाद समेशन एक्स क्यूब कितना है 100, तो 100b प्लस समेशन एक्स की पावर 4
354, तो ये आ जाएगा आपके पास 354 सी इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर वाई, लास्ट में समेशन एक्स स्क्वायर वाई था वो एक्स स्क्वायर 4 क्यों लिखा है, इसको थोड़ा करेक्ट करो। समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 677, ये आ जाएगा 677, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 3 4 पहले थी, इसको हम मान लेते हैं 5, इसको हम मान लेते हैं 6, इसको हम मान लेते हैं 7 ना। अब क्या करना है, देखिए सॉल्व इक्वेशन 5, 6 एंड 7, इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से एबीसी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 अननोन है एबीसी और 3 ही इक्वेशन है। अब हो सकता है कि आपको ये तीनों इक्वेशन मैन्युअली सॉल्व करनी आती हो, और आती होंगी क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग 10th क्लास में है ना इनको सॉल्व करना सीखते हैं और उसके बाद 11th में भी सॉल्व करते हैं, 12th में भी सॉल्व करते हैं, तो आपको नो डाउट सॉल्व करनी आती होंगी। लेकिन आपको ये सॉल्व नहीं करनी है, आपको इनको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करना मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्या करना होता है। कैलकुलेटर में जो मोड का बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे, और जब तक प्रेस करेंगे जब तक वहां पर इक्वेशन लिखा हुआ ना आ जाए EQN, उसके नीचे 1 लिखा होगा, आप 1 को प्रेस करेंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि कितने अननोन है, तो आप इसमें देख सकते हैं अननोन कितने, 3 है। तो आप अननोन के नीचे लिखा होगा 2 और 3, तो क्योंकि 3 अननोन है तो आप 3 प्रेस करेंगे। जैसे आप 3 प्रेस करेंगे, अब ये आपसे पूछेगा A1 की वैल्यू। तो ध्यान देना, ये हमारी इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, तो हमारे पास A1 क्या होगा, ये A का कोफिशिएंट 5 एंटर कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। फिर ये B1 पूछेगा, B1 हमारे पास 10 है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, C1 पूछेगा 30 है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, D1 पूछेगा जो कि 62 है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, A2 पूछेगा, A2 यहां पर दूसरी इक्वेशन में आ जाओ 10 है, फिर से प्रेस करेंगे, B2 पूछेगा 30 है, फिर से C2 पूछेगा 100 है, फिर आपसे D2 पूछा जाएगा तो 195 है। उसके बाद A3 थर्ड इक्वेशन में आ जाएंगे, 30 है, कितना है 30। उसके बाद B3 100, उसके बाद C3 354, और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे D4 दैट इज 677। और इसके बाद जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर A की वैल्यू आपके पास आएगी 1.2। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में x आएगा क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या रहते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या ABC, तो जो x की वैल्यू होगी वो A की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहां से हमें A की वैल्यू मिलेगी, A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.2। एक बार और इक्वल प्रेस करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, मतलब b की वैल्यू मिलेगी, तो b की वैल्यू होगी 1.1। फिर से एक बार और प्रेस करेंगे इक्वल को तो c की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.5। 1.5। अब इसके बाद क्या करना है, बस यही तो हमारा लास्ट काम था। अब इसके बाद आपको करना ये है कि इस ABC को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे पुट A, B, C इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीके से करने हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए मूवमेंट वाले क्वेश्चन में तो फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन कम है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई तो बस आपको क्या करना, नॉर्मल इक्वेशन में जितने भी ये समेशन है इन सब समेशन की वैल्यू टेबल से निकाल लेनी है और पुट कर देनी है, और उसके बाद तो कैलकुलेटर का काम है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इनको जब आप पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें आप ABC पुट कर दें तो y इज इक्वल टू a कितना है 1.2 प्लस b कितना है 1.1 x प्लस c कितना है 1.5 एक्स स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपने क्या करा, डेटा को
सेकंड डिग्री पैराबोला में फिक्स कर दिया, यानी कि सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन आपने फाइंड कर ली है विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाए तो उसमें कैसे डेटा को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल कर्व की आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, तो यहां पर सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्सपोनेंशियल कर्व की, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, देखिए इक्वेशन यहां पर आपके पास होगी y इज इक्वल टू ए ई की पावर में px, इस टाइप की ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व की इक्वेशन है, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल कर्व है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन किसी भी टाइप का एक्सपोनेंशियल कर्व हो, एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब जहां पर पावर में, जहां पर कुछ पावर आ रही हो और पावर में क्या हो, वेरिएबल हो, तो वो सब एक्सपोनेंशियल कर्व की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब को करने का तरीका एक ही जैसा है, यानी कि सबकी नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका एक ही जैसा है। देखिए किस तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूं। तो इस तरह का जब भी पावर आती है तो देखिए क्या करते हैं। अगर आपको मैं एक चीज और याद दिलाऊं, आप लोग जब क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते थे या डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, तो वहां पर भी जब एक्सपोनेंशियल कर्व आता था, तो एक्सपोनेंशियल कर्व के केस में हमें लॉग लेना पड़ता था। आपको याद करिए क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर जब पावर में x आ जाता था तो आप लॉग लेते थे। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी यूज करना है। अगर आपके पास पावर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सबसे पहले लॉग लेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम इंटीग्रेशन में करते थे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे आप, लॉग ले लेंगे। तो यहां पर मैं लॉग ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग। अब एक और बात ध्यान रखें यहां पर कि यहां पर आपको नेचुरल लॉग नहीं लेना है, आपको यहां पर लॉग टू द बेस 10 लेना है। तो यहां पर हम लेंगे लॉग टू द बेस 10, y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 और ए ई की पावर में bx, है ना, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला भाई बता रहा हूं आपको। देखिए लेफ्ट साइड तो ऐसे लिखेंगे लॉग टू द बेस 10 y इज इक्वल टू, यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं लॉग टू द बेस 10 a प्लस लॉग टू द बेस 10 ई की पावर में bx। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं अभी बता देता हूं। यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है log m प्लस n का, है ना, log m प्लस n। चलिए मैं यहां पर इधर लिख देता हूं, यहां पर जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो फॉर्मूले में यहां पर लिख देता हूं बॉक्स में। देखो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है log mn का। log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, है ना, बात समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला एक और मैं अब लगाने वाला हूं यहां पर, वो हम लगाएंगे log की पावर n इज इक्वल टू n log m। चलिए अब देखो मैं यहां पर फॉर्मूला फिर से लगाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान देंगे। log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस अब देखो e की पावर bx यानी कि m की पावर n, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा bx log टू द बेस 10 e। अब जरा ध्यान रखना, यहां पर इस log e की जगह 1 मत लिख देना। क्यों, क्योंकि log e 1 तब होता है जब इसके बेस में भी e हो, यानी कि नेचुरल लॉग के केस में log e की वैल्यू 1 होती है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं। तो देखिए क्या बन जाएगा, log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a log टू द बेस 10 a प्लस
यहां पर b और log 10 e को एक साथ लिख लेता हूं, x को अलग कर देता हूं, तो b log टू द बेस 10 e और x, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है जरा ध्यान दें। नाउ अब यहां पर आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पुट, देखो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा log टू द बेस 10 y, ये y तो वेरिएबल है, तो आप क्या करिए इसकी जगह पर दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, इसकी प्लेस पर दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो log टू द बेस 10 y है इसकी जगह पर आप पुट करेंगे कैपिटल Y। क्या पुट करेंगे, कैपिटल Y। उसके बाद यहां पर देखिए log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 a, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप दूसरा कांस्टेंट रख दीजिए कैपिटल A, कैपिटल A। और यहां पर देखो b log 10 log टू द बेस 10 e, ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी जगह भी दूसरा कांस्टेंट लिख देंगे log टू द बेस 10 e, और इसके साथ में b भी है, तो इसको हम लिख देते हैं कैपिटल B। तो ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूशन आप यहां पर कर देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से क्या आएगा, ये तीनों सब्स्टिट्यूशन जब आप यहां पर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। इन तीनों को मैं उठा के यहां रख देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा, या चलिए अगले पेज पर नहीं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, है ना। तो जब आप यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपको बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। ये तीनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लेफ्ट में आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, यहां मिलेगा a प्लस यहां मिलेगा b, और x आपका एज इट इज रहेगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। इसका मतलब अब इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्ट्रेट लाइन का होता था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है उसमें अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व को लॉग लेके अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद जैसे आप लाइन का क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें करना कैसे है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, अब इसको हम करेंगे। तो आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है, फाइंड द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट ऑफ द टाइप। यहां पर देखो कर्व की इक्वेशन लिख के दी हुई है, है ना, नहीं दी होती तो आप अपने आप लिख लेते, ए ई की पावर में bx टू द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। फॉर्मूले मैंने बता दिए, तरीका मैंने बता दिया, ये इतना काम आपको, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतना काम तो आपको स्टार्टिंग में सभी क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं भी यहां पर कर लेता हूं एक बार और, कोई बात नहीं। देखिए तो इक्वेशन ऑफ कर्व, तो यहां पर सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू a e की पावर में bx, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखो नॉर्मल इक्वेशन अभी नहीं आएगी, है ना, नॉर्मल इक्वेशन यहां पर अभी बाद में आएंगी। पहले आप क्या करेंगे, यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां पर दोनों साइड में आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, जैसे कि आपने यहां पर लिया था, बिल्कुल एज इट इज करना है। चलिए दोनों साइड में अगर आप लॉग लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब ये आपको मालूम ही है क्योंकि अभी हम कर चुके हैं, log y log a प्लस यहां पर log e की पावर में bx, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया हमने log m प्लस n का, अब ये दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, bx मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, log y इज इक्वल टू log a प्लस b log, अच्छा बेस 10 लिखना है, टू द बेस 10 x, log टू द बेस 10 सब जगह पर आएगा, log टू द बेस 10, ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो टेकिंग log 10
बोथ साइड। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब यहां पर आप कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट। अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए log 10 y को log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 y को आप पुट कर देंगे कैपिटल Y, log टू द बेस 10 y, log टू द बेस 10 a को पुट कर देंगे कैपिटल A, log टू द बेस 10 a को आप पुट कर देंगे कैपिटल A, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और b log 10 e को b log टू द बेस 10 e को आप पुट कर देंगे कैपिटल B। और ये जब आप तीनों सब्स्टिट्यूशन आप यहां पर कर देंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आपको क्या करना है, इन सब को उठा करके यहां पर पुट कर देना है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा, देखिए इसकी जगह आप रखेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू, इसकी जगह आप रखेंगे कैपिटल A प्लस B और X, B और X, ये आपको मिल जाएगा। और यही हमारी क्या है, यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते, अब आपको क्या करना है, अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन आप लिखेंगे। नाउ नॉर्मल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशंस तो आपको लिखनी आती है। कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो दो नॉर्मल इक्वेशन यहां पर आ जाएंगी। और मैं यहां पर दोनों नॉर्मल इक्वेशन को लिख रहा हूं, समेशन लेंगे तो समेशन y इज इक्वल टू, यहां पर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो n इंटू ए आ जाएगा, n इंटू ए प्लस b कांस्टेंट है बाहर आएगा और ये आ जाएगा समेशन x। और ये हमारे पास आ गई नॉर्मल इक्वेशन, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या करो, x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पर x से पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा समेशन एक्स वाई। देखो ध्यान रखना, x जो है वो स्मॉल है और y जो है वो कैपिटल है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, समेशन x प्लस b कांस्टेंट है बाहर रहेगा और समेशन x स्क्वायर। और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन गई। तो हमने नॉर्मल इक्वेशन बनी। देखो कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन है, वो जो कर्व दे रखा था एक्सपोनेंशियल कर्व, उसको लॉग लेकर के हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और अब हमने स्ट्रेट लाइन की ही क्या लिखी, नॉर्मल इक्वेशन लिखी। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम इसको फाइंड करेंगे, है ना, इसको फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये समेशन एक्स दोबारा आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, और इनमें ला करके पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और जब कैपिटल ए और कैपिटल बी हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम यूज करेंगे इन तीनों का। यहां से देखो, जब हमें कैपिटल ए मिल जाएगा, कैपिटल बी मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन से हमें स्मॉल ए मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें स्मॉल बी मिलेगा, और स्मॉल ए और स्मॉल बी को पुट कर देंगे यहां पर। यहां पर हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम टेबल बनाते हैं, है ना। तो टेबल इसकी मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है ना, पूरी टेबल मैंने यहां पर ऑलरेडी बना रखी है, बस मैं इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखिए जरा, हमें क्या क्या दिया था, एक्स और वाई दिया था। तो पहले कॉलम में एक्स लिख दिया और एक्स के नीचे सारा एक्स का डेटा आ गया। देखो 1 5 7 9 12, तो यहां पर एक्स के नीचे आ गया 1 5 7 9 12। फिर वाई के नीचे वाई का डेटा आ गया जो हमें गिवन था, ठीक है। अब ये सारी एक्स की वैल्यू है, और हमें अगर आप नॉर्मल इक्वेशन में देखो तो हमें समेशन एक्स चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसी कॉलम को ऐड कर दिया। तो इस कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो 34 आएगा। कितना आएगा, 34। उसके बाद ये y है, लेकिन यहां पर हमने समेशन y नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल y है और हमें कहीं पर भी समेशन स्मॉल y नहीं चाहिए, हमें समेशन कैपिटल Y चाहिए। ध्यान रखना, समेशन स्मॉल x था लेकिन समेशन कैपिटल Y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले कैपिटल Y को फाइंड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहां पर किया।
अब कैपिटल वाई फाइंड कैसे होगा, इसके लिए आप देखो कि वाई है क्या। देखो वाई की वैल्यू है log टू द बेस 10 वाई, log टू द बेस 10 वाई। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहां लिख लिया, y इक्वल टू log टू द बेस 10 वाई। और यहां पर अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी, कब आएगी, जब आप स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई है ना, तो आप एक काम करो, स्मॉल वाई की जगह 10 पुट कर दो, तो जब आप log टू द बेस 10 और यहां पर भी आप 10 पुट करेंगे तो 1 आएगा। अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की हेल्प, कैलकुलेटर की हेल्प। देखो ये जो आपका log है, log टू द बेस 10 है। अगर आप अपना कैलकुलेटर को ध्यान से देखें तो कैलकुलेटर में आपको एक बटन मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा LOG log, उस log को आप प्रेस करेंगे। ये जो LOG log लिखा होता है ये log टू द बेस 10 होता है, और जो नेचुरल log होता है वहां पर लिखा होगा LN, तो ये log टू द बेस 10 है। तो आप log का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहां पर y कितना है, y 10 है। अब उसके बाद आप log को प्रेस करने के बाद 10 प्रेस करेंगे, 1 और 0, और इक्वल कर देंगे, तो यहां से आपको 1 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप फिर से वापस log का बटन प्रेस करेंगे, और अब आपको log 15 चाहिए, क्योंकि y की जगह आप 15 रखेंगे, तो आप इसके बाद 1 और 5 एंटर कर देंगे और इक्वल का प्रेस करेंगे बटन, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी 1.176091259, मतलब काफी आगे तक मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, 4 डिजिट तक लिखना है, 4 डिजिट्स तक आपको लिखना है, तो 1761 आ जाएगा राउंड ऑफ होके। उसी तरह से आप उसके बाद फिर से वापस लॉक का बटन प्रेस करेंगे और इस बार आप 1 to 12 लिख देंगे उसके आगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.0792। इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देंगे और उसके बाद इन सबका समेशन कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, समेशन कैपिटल वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, जरा वापस चलते हैं। देखो समेशन वाई कैलकुलेट कर लिया, समेशन एक्स भी हमारे पास आ गया। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहां पर अगर आप ध्यान देंगे एन की वैल्यू, तो यहां पर एन की वैल्यू है आपके पास, नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4 5, अगेन 5, तो एन की वैल्यू 5। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई, पहली इक्वेशन तो हमारी बनके तैयार यहां से हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा और क्या चाहिए हमें, समेशन एक्स वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर आ गया, ये रहा आपका एक्स का कॉलम, इसका स्क्वायर करो यहां लिखो। देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड कर दो तो समेशन एक्स स्क्वायर 300 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें चाहिए समेशन एक्स वाई, और ध्यान रखना इसमें एक्स जो है वो स्मॉल है और वाई कैपिटल है, यहां पर गलती नहीं करनी है, एक्स स्मॉल है और वाई कैपिटल है, यानी कि इस कॉलम के और इस कॉलम के मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 into 1 1, 5 into इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 into इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, ये एक्स वाई हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो समेशन एक्स वाई आ जाएगा। और अब आपके पास ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अब इनको क्या करना है, आपको पुट कर देना है, पुट दीज वैल्यूज इन, कहां पर पुट करना है, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, 3 और 4 में, इन 3 and 4, 3 and, तो आप 3rd and 4th इक्वेशन में ये सभी वैल्यू को क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए। पहली इक्वेशन समेशन वाई, देखो पहले मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो समेशन ये सॉरी एन ए, एन कितना 5, तो 5a आएगा, तो 5a प्लस, आगे चलते हैं। अब आपको चाहिए बी समेशन एक्स, समेशन एक्स कितना है, तो समेशन एक्स जितना भी होगा उसके साथ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन एक्स है हमारे पास 34, तो ये आ जाएगा 34b इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में लिखते हैं लेफ्ट वाली साइड, समेशन वाई, तो इक्वल टू में आएगा समेशन वाई, समेशन वाई कितना है 5.75 5.7536 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारी एक इक्वेशन तो बन गई, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, है ना। आगे चलते हैं, अब क्या करना है, अब हमें वापस जाना है इक्वेशन नंबर 4 में। यहां पर समेशन, इसको देखो पहले, समेशन एक्स इंटू ए, तो समेशन एक्स इंटू ए, समेशन एक्स है 34, तो 34 इंटू ए,
34 इंटू ए प्लस, आगे चलते हैं, हाँ बी समेसन एक्स स्क्वायर, तो समेसन एक्स स्क्वायर कितना है 300, तो यहां पर आ जाएगा 300 बी इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में ये है समेसन एक्स वाई। अब समेसन एक्स वाई कितना है, ये रहा 40.8862 और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 6। ना अब क्या करेंगे, सॉल्व 5 एंड 6। हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, कैलकुलेटर में फिर से आप मॉड वाला बटन प्रेस करेंगे और वहां से इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपसे पूछेगा अननोन कितने, इस बार 2 ही है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो आप 2 को प्रेस कर देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा A1, ध्यान दे A1 कितना है 5 एंटर करेंगे, B1 कितना 34 एंटर कर देंगे, C1 ये C1 है कितना है 5.7536। अब A2 कितना 34 एंटर कर देंगे, B2 कितना 300 एंटर कर देंगे, उसके बाद C2 ये कितना है 40.8862 और आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.9766 97 4 डिजिट लिख दिया मैंने राउंड ऑफ करके। उसके बाद एक बार और अगर आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.0256 है ना, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया। अब क्या करें, है ना, अभी हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी को यहां पर पुट करना होगा इन इक्वेशन में, है ना, इन इक्वेशन में। तो अब आप क्या करें जरा ध्यान दें, अब यहां पर लाके इनको पुट कर दें। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां पर अब आप आगे लिखेंगे, कितना आया हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या थी, हाँ इसको लिख रहा हूं मैं पहले, log to the base 10 a इक्वल टू a। नाउ log to the base 10 a is equal to a। अब यहां पर a को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a कितना है 0.9766, यहां पर पुट कर दें तो log 10 a is equal to 0.9766, यही वैल्यू है 9766। अब हमें यहां से a चाहिए, तो a चाहिए तो इस log को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस log को इधर से इधर ले जाते हैं तो ये log कन्वर्ट हो जाएगा एंटी log में। इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एंटी log टू द बेस 10 0.9766। तो आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा तब आपको ए मिलेगा। अब एंटी लॉग कहां से आएगा, अगेन कैलकुलेटर। अब आपको क्या करना है, देखिए जो लॉग वाला बटन था, है ना, जो आपका लॉग वाला बटन है उसको नहीं प्रेस करना। पहले आप देखो लॉग के से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस किया आपने, उसके बाद आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद जब आप लॉग का बटन प्रेस करते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है, ठीक है ना। और एंटी लॉग अब आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आप इस वैल्यू को एंटर कर देंगे 0.9766 और इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिलेगी और ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.4754। ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके पास ए। इसके बाद आपको क्या करना है, ए आ गया हमारे पास। नाउ अब देखिए अगली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर ए तो हमने फाइंड कर लिया, है ना। ए को फाइंड करने के बाद अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखें। अब आप वापस चलेंगे और ये बी लॉग टू द बेस 10 इक्वल टू बी लिखेंगे, बी लॉग टू द बेस 10 ई
इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो यहां से स्मॉल बी निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन लॉग टू द बेस 10 ई। इसका मतलब यहां पर आप बी की वैल्यू को पुट करिए। बी कितना था, बी हमने अभी अभी फाइंड किया 0.0256, 0.0256 डिवाइडेड बाई log टू द बेस 10 ई। अब ये log टू द बेस 10 ई कहां से आएगा, है ना, log टू द बेस 10 ई कहां से आएगा, कितनी वैल्यू होगी इसकी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए log टू द बेस 10 आपको चाहिए तो आप log का बटन प्रेस करेंगे, जो log जो होता है वो log टू द बेस 10 होता है। अब ई कहां से लाएंगे, तो देखिए ई आपके कैलकुलेटर में होता है। अगर आप ई को देखेंगे तो ई का जो कलर होगा वो कुछ पिंक कलर जैसा होगा आपके कैलकुलेटर में। तो ये आएगा कैसे, तो इसमें पहले आप अल्फा का बटन प्रेस करेंगे। अल्फा को जब आप प्रेस कर देंगे उसके बाद आप एलन वाला जो बटन है, अब देखिए एलन वाला जो बटन है क्योंकि उसमें नीचे ई भी है, तो अल्फा को प्रेस करके जब एलन प्रेस करेंगे तो वहां से आपको ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई। और उसके बाद आप उसको इक्वल कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.4342, 0.4342, और इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए कितनी आएगी, ध्यान दीजिएगा, मैं डिवाइड कर देता हूं 0.0256 को डिवाइड करना है इससे, है ना, तो डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हमें मिलेगा 0.058 होगा, राउंड ऑफ करके 0.59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। अब हमारे पास ए आ चुका, बी आ चुका। अब इसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप होगा, पुट ए एंड बी, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। और आप जब इन दोनों को 1 में पुट करेंगे तो देखिए 1 इक्वेशन थी क्या आपके पास, y इक्वल टू ए ई की पावर में bx। तो जब आप पुट कर देंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए कितना है, ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कहां गया, ये रहा 9.47, 9.4754, ये तो हमारे पास ए आ गया, इनटू में ई की पावर में बी कितना है 0.059, और इनटू में एक्स, और यही होगा हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व, रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल कर्व। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कर्व फिटिंग के, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो कर्व फिटिंग वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस यूनिट में 2 टॉपिक हमारे, छोटे छोटे 2 टॉपिक हमारे और बचेंगे, ठीक है ना, और ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर 2 मैंने क्वेश्चन दिए, दोनों के दोनों पैराबोला के हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें। एक्सपोनेंशियल वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर की डीपीपी में आपको दूंगा। तो अभी आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो ये टॉपिक है कर्व फिटिंग, इसका जो बेसिक पार्ट था, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, उन सब के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर्व फिटिंग के। ओके, थैंक यू वेरी मच।